नमस्कार छात्रों, वंदे मातरम, जय हिंद। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10 का सिविक्स नागरिक शास्त्र, जिनका दूसरा अध्याय सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आपके लिए लेकर आए हैं, जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन आंसर है। तो मैं आप लोगों को ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि जो छात्र हमारे चैनल पर नए हैं वह मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली का पहला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत के किन्हीं दो कार्यों का वर्णन करें। आपको पता होना चाहिए कि ग्राम पंचायती राज व्यवस्था जो है, इस ग्राम पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत के जो प्रमुख होते हैं वह मुखिया जी होते हैं और ग्राम पंचायत के जो कार्य हैं यह बहुत से कार्य हैं। तो इस बहुत से कार्य में दो कार्य को हम लोग लिखने का तैयार कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन कि पहला कार्य निम्नलिखित है। तो पहला कार्य देखेंगे कि ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र के विकास के लिए, जो ग्राम पंचायत का क्षेत्र है, जहाँ जितना वार्ड है, एक पंचायत में जितना वार्ड है वो उनका क्षेत्र कहलाता है। तो प्रत्येक वार्ड उसका एक क्षेत्र हो गया। तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए वो वार्षिक योजना तथा वार्षिक बजट को तैयार करता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि एक साल में वह कितने योजना को चलाएंगे, एक साल में उन्हें कितने योजना की ज़रूरत है और उस योजना में कितना बजट आएगा, कितने खर्च होंगे, वह एक वार्षिक योजना और उसी का वार्षिक बजट को तैयार भी करता है। यह काम हो गया ग्राम पंचायत का। दूसरा काम है कि ग्राम पंचायत प्राकृतिक विपदा के समय, जैसे कि प्राकृतिक विपदा ये हो गया, कभी बाढ़ आ गई, कभी भूकंप आ गए, तो कभी सूखा की स्थिति पड़ गई। इस कंडीशन में ग्राम पंचायत प्राकृतिक विपदा के समय में सहायता भी प्रदान करता है। सहायता प्रदान करने का अर्थ होता है कि सूखा भोजन, एक ऊंचा स्थान जहां पर वो रह सके और जहां से प्राकृतिक विपदा से वह निजात पा सके, ऐसी सहायता वह प्रदान करता है। दूसरा क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या सत्ता का विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या सत्ता का जो विकेंद्रीकरण होता है उसके लिए हम लोग समझेंगे। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, यहाँ पर विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है बांटना, एक दूसरे को बांटना। तो किसको बांटना? सत्ता को बांटना। तो सत्ता कैसे बांटा जाएगा? कहता है जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र की सरकार हमारा भारत सरकार होता है, राज्य की सरकार हमारे बिहार सरकार होते हैं। तो केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार की जो शक्ति है, पावर है, वो क्या करता है, केंद्र सरकार अपनी शक्ति और राज्य सरकार अपनी शक्ति लेकर के जो स्थानीय सरकार होते हैं, कहने के मतलब जो क्षेत्रीय सरकार होते हैं, जहाँ पर हम लोग ग्राम पंचायत होते हैं, वहाँ की स्थानीय सरकार को वो क्या कर दी जाती है, प्रदान कर दी जाती है। जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपनी शक्ति को लेकर स्थानीय सरकार को प्रदान कर दी जाती है, तो उसे ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। कहता है हमारा जो एक लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में यदि सत्ता का साझेदार कर दे, सत्ता में सभी लोगों को शामिल कर दे, तो यह क्या इसका महत्व रहता है। कहता है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में बहुत अधिक महत्व रखती है, क्योंकि सत्ता की साझेदारी यह सुनिश्चित करती है कि सत्ता हमेशा किसी एक खास मजबूत हाथों में नहीं रहेगी। कहने का अर्थ यह है कि सत्ता जब हमेशा बांटा जाएगा, सत्ता जब बार बार चेंज होते जाएगा, अन्य अदर अलग अलग व्यक्तियों के पास यदि बांटा जाएगा, डिफरेंट व्यक्तियों के पास बांटा जाएगा, इससे यह होगा
कि जो सत्ता में लोग हैं, जो लोग कुछ किया तो दूसरे लोग ये चाहेंगे कि हम भी उससे कुछ अच्छा करेंगे, तब जा कर के हम जो हैं अगला बार फिर से अगला पंचवर्षीय में फिर से हम चुनाव जीत पाएंगे। तो सभी क्या करता है, अच्छा करने का प्रयास करता है। इसीलिए सत्ता की साझेदारी यह सुनिश्चित करती है कि सत्ता हमेशा किसी एक खास समूह के हाथ में नहीं रहेगी, बल्कि अलग अलग लोगों के हाथ में रहेगी। यह सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में बहुत बड़ा महत्व रखती है, अधिक महत्व रखती है। चौथा क्वेश्चन है, महापौर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये जो महापौर होते हैं ये नगर निगम के होते हैं। महापौर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर कहते हैं। जो नगर निगम के अध्यक्ष होते हैं उसको महापौर कहते हैं। और महापौर नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है। ये जो महापौर है, महापौर नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है। और नगर परिषद के सदस्यों के बीच से एक महापौर तथा एक उप महापौर का चयन किया जाता है। जो नगर निगम के जो अध्यक्ष होगा वह उसको क्या कहा जाएगा, महापौर कहा जाएगा। और महापौर नगर का जो है प्रथम नागरिक माना जाता है। एक नगर परिषद में उसी सदस्यों के बीच में जो सब सदस्य चुन के आए हैं, उन सभी सदस्य को, जिसको वार्ड कमिश्नर बोलते हैं, वार्ड पार्षद बोलते हैं, उसी सभी वार्ड पार्षद जो जीत करके आते हैं वही मिल करके, सभी सदस्य में मिल करके एक महापौर बनता है और उसी का एक उप महापौर बनता है। महापौर के अनुपस्थिति में नगर परिषद का कार्य उप महापौर के द्वारा किया जाता है। महापौर के अनुपस्थिति में नगर परिषद का जो कार्य है उप महापौर के द्वारा किया जाता है। उप महापौर के जो अनुपस्थिति, जैसे कि महापौर यदि नहीं रहा, महापौर यदि किसी काम से चले गए या महापौर अपना छुट्टी में है, तो उस कंडीशन में उस नगर परिषद का जो कार्य है वह उप महापौर के द्वारा किया जाएगा। महापौर को अंग्रेजी में मेयर भी कहते हैं। महापौर को अंग्रेजी में मेयर भी कहते हैं और उप महापौर को अंग्रेजी में उप मेयर भी कहते हैं। यह आपका हो गया चौथा नंबर क्वेश्चन। चलिए आप 5वां नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि संघीय शासन की कोई दो विशेषता। संघीय मतलब संघ का शासन। हमारा जो देश है, हमारा जो भारत है, यह संघ राज्य कहलाता है। इसकी दो विशेषताएं लिखना है। पहला विशेषता, संघीय शासन व्यवस्था की सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उनकी विभिन्न इकाइयों में बंट जाती है। कहता है शासन की जो व्यवस्था है, हमारा जो सर्वोच्च सत्ता है केंद्र सरकार, वह क्या करता है, केंद्र सरकार उनकी जो विभिन्न प्रकार की इकाइयाँ हैं, उनकी जो विभिन्न प्रकार के पद हैं, विभिन्न प्रकार की योजना है, विभिन्न प्रकार के जो शक्तियाँ हैं, उसमें वो क्या कर देता है, अपनी शक्ति को बांट देता है। दूसरा है, संघीय शासन में दोहरी सरकार होती है। एक केंद्रीय स्तर की तथा दूसरा प्रांतीय स्तर की सरकार होती है। जो केंद्रीय स्तर की सरकार होती है वह भारत सरकार होते हैं, जो प्रांतीय स्तर की होती है वह राज्य सरकार होती है। इसलिए संघीय शासन में दोहरी सरकार होती है। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को परिभाषित करें। संघ सूची उसको कहेंगे जिस विषय पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को होती है। जिस विषय पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को होती है उसे संघ सूची कहते हैं। जैसे रेलवे, बैंकिंग, वायुसेना, प्रतिरक्षा, मुद्रा। प्रतिरक्षा वो कहते हैं युद्ध प्रतिरक्षा, इसको हम लोग बोल सकते हैं जो आर्मी सब हुआ, वो जो हमारी रक्षा करता है, सेना सब, ये सब हो गया प्रतिरक्षा। मुद्रा, विदेशी प्रणाली, डाक, युद्ध और शांति, इन सभी पर जो कानून बनाते हैं, ये कानून बनाते हैं आपको कौन, केंद्र सरकार, और ये कहलाता है संघ सूची। एक होता है राज्य सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको होती है, राज्य सरकार को होती है, उसे राज्य सूची कहते हैं। जैसे न्यायालय, पुलिस, अस्पताल, सफाई, पशु, सिंचाई, कृषि, सड़क, वन, रेलवे, पुलिस,
जेल, गैस आदि। इन सभी पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य सरकार को है। तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। एक होता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जिस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को होती है, उसे हम लोग बोलते हैं समवर्ती सूची। जैसे शिक्षा, वन, विद्युत, विवाह, जनसंख्या नियंत्रण, सामाजिक एवं आर्थिक नियोजन, दंड प्रक्रिया आदि। इन पर जो है इन सभी पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को होती है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज से आप क्या समझते हैं? जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था है ये क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, इसकी कैसे गठन हुआ, इसके लिए हम लोग जानेंगे। चलिए, कहता है ये जो भारत की सरकार है, भारत की संघ सरकार ने बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया। भारत की जो संघ सरकार थी उन्होंने एक समिति का गठन किया जिसका नाम पड़ा बलवंत राय मेहता समिति। इस बलवंत राय मेहता समिति का जब गठन हुआ तो इसमें ये समिति ने यह सिफारिश की, ये अर्जी लगाई कि भारत में पंचायती राज की स्थापना किया जाए। भारत में पंचायती राज की स्थापना किया जाए। इसके अनुसार त्रिराष्ट्रीय पंचायती राज का गठन हुआ। त्रिस्तरीय, कितने स्तर का? त्रिस्तरीय। तो त्रिस्तर में कौन कौन से हो गया? जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन हुआ। तो यह त्रिस्तरीय पंचायती राज कहलाता है। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीका क्या है? सत्ता के साझेदारी के अलग अलग कौन कौन से तरीके हैं आप लोग सुनेंगे। तो लोकतंत्र की सरकार में सत्ता की जो साझेदारी है उसकी कार्य प्रणाली में सत्ता का बंटवारा होता है। सत्ता की साझेदारी में जो जो कार्य अलग अलग कार्य होते हैं उन सभी अलग अलग कार्य में सत्ता का बंटवारा होता है। सरकार की सारी शक्तियों का विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। सरकार की जो सारी शक्ति है, सारी शक्तियों का विभिन्न अंगों के बीच में सत्ता का क्या होते रहता है? बंटवारा होता रहता है। सभी वर्ग के लोग अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करके सत्ता में साझेदारी करते हैं। सभी वर्ग के जो लोग हैं वो अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करके सत्ता में क्या करते हैं? साझेदारी करते हैं। संघ राज किसे कहते हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। संघ राज, जब सत्ता का विभाजन केंद्र सरकार या क्षेत्रीय सरकार या स्थानीय सरकार के बीच बंट जाती है तो उससे संघ राज कहते हैं। जब सत्ता का विभाजन केंद्र सरकार में, क्षेत्रीय सरकार में, स्थानीय सरकार में बंट जाती है तो उसे हम लोग कहेंगे कौन? संघ राज। और लेकिन जब सब बंटने के बाद जो सर्वोच्च सत्ता का जो केंद्र होगा, सर्वोच्च सत्ता जो होगा वह किसके पास हो जाएगा? वह केंद्र के पास हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि वार्ड पार्षद के क्या कार्य हैं? तो वार्ड पार्षद के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है अपने वार्ड में सफाई की व्यवस्था करना। दूसरा, अपने वार्ड में सड़क, नली और गली बनवाना। तीसरा, अपने वार्ड में रोशनी तथा पेयजल की व्यवस्था करना। यह वार्ड पार्षद के काम है। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि सत्ता के साझेदारी से आप क्या समझते हैं? जब देश की सत्ता में देश के अंदर ही रहने वाले सभी वर्गों के लोगों को हिस्सेदार बनाया जाए, सभी वर्गों को सत्ता में शामिल किया जाए, तो इसी व्यवस्था को हम लोग बोलेंगे सत्ता की साझेदारी। और लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है? तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का अर्थ है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का अर्थ है कि लोकतंत्र की जो राजनीतिक प्रक्रिया है, जैसे चुनाव, रैली, मतदान आदि में सभी वर्ग के लोगों को यदि हिस्सेदार बनाया जाए तो उसे कहते हैं लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। 13वां नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग कौन कौन हैं? तो ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग निम्नलिखित हैं। पहला, ग्राम सभा। दूसरा, कार्यकारिणी समिति। तीसरा, पंचायत सेवक। चौथा, ग्राम रक्षा दल। और 5वां, ग्राम कचहरी। ये ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है ग्राम पंचायत के गठन एवं शक्ति का वर्णन करें। तो ग्राम पंचायत एवं शक्ति का क्या गठन और कैसे उसका वह शक्ति होता है हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार
एक ग्राम कचहरी का गठन किया गया, जिसमें एक निर्वाचित सरपंच तथा 500 की आबादी पर एक पंच का निर्वाचन होता है। ग्राम कचहरी के प्रधान सरपंच होता है। ग्राम कचहरी के प्रधान कौन होता है? सरपंच होता है। और सरपंच के कार्य में सहयोग के लिए एक न्याय मित्र तथा सभी कागजात की देखभाल करने के लिए एक न्याय सचिव सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। सरपंच के कार्य में सहयोग के लिए एक न्याय मित्र तथा सभी कागजात की देखभाल करने के लिए एक न्याय सचिव सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। जैसे सरपंच के सहयोग जो करेगा एक न्याय मित्र होता है और उसी के सभी कागजात को देखभाल करने के लिए एक होता है न्याय सचिव। यह जो होता है सरकार के द्वारा नियुक्त करके आता है, इसका कोई चुनाव नहीं होता है। ग्राम कचहरी को अनेक धाराओं से संबंधित मुकदमों की सुनवाई करने का अधिकार है। ये जो ग्राम कचहरी है, यह प्रत्येक प्रकार के जो धारा होते हैं, प्रत्येक प्रकार के जो धारा लगते हैं, कानून लगते हैं, उन सभी पर संबंधित मुकदमा करने और सुनवाई करने का इसको अधिकार होता है। यह दीवानी तथा फौजदारी दोनों प्रकार के मुकदमों को सुनवाई कर सकता है। यह दीवानी तथा फौजदारी मतलब जमीन जगह और फौजदारी मतलब लड़ाई झगड़े के, दोनों को यह मुकदमा का सुनवाई कर सकता है। और ये जो है ग्राम कचहरी जो है 10,000 रुपये तक की सुनवाई कर सकता है और किसी भी अपराधी को 1,000 से अधिक का जुर्माना नहीं कर सकता है। जो ग्राम कचहरी होते हैं, इसके जो सरपंच होते हैं, यह 10,000 तक का जो मुकदमा है इसको सुनवाई करेगा और किसी भी अपराधी को ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 रुपया जुर्माना कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। पंद्रह नंबर क्वेश्चन है कि नगर परिषद के प्रमुख कार्य का वर्णन करें। आपको मैं बता दूं, ये जो नगर परिषद और नगर निगम होते हैं, यह शहरों में होते हैं। जब ग्रामीण इलाका से निकल करके जब शहरी एरिया में चलते हैं तो वहाँ पर हमें नगर परिषद देखने के लिए मिलता है, और जब हम लोग बड़े महानगर में जाते हैं तो वहाँ पर नगर निगम देखने के लिए मिलता है। तो नगर परिषद के भी कुछ कार्य हैं जो प्रमुख कार्य में आते हैं। तो नगर परिषद के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। नगर परिषद के 11 कार्य अनिवार्य हैं और ऐच्छिक कार्य भी हैं, उसकी इच्छा हो तो कर सकते हैं, लेकिन नगर परिषद के टोटल 11 अनिवार्य कार्य हैं एवं उसके ऐच्छिक कार्य भी हैं। और अनिवार्य कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, नगर की सफाई करना। पहला उसका काम है कि नगर की साफ सफाई करना। दूसरा है रोशनी का प्रबंध करना, उस नगर में रोशनी लाइट की व्यवस्था करना। पेयजल की व्यवस्था करना, जैसे पानी टंकी, नल जल योजना का लागू करना, पेयजल की व्यवस्था करना। चौथा है सड़क निर्माण एवं मरम्मत करना। सड़क का निर्माण करेगा और जहाँ सड़क टूटा फूटा है उसका मरम्मत भी करेगा। यह नगर परिषद के कार्य है। उसके बाद है पाँचवा, नालियों की सफाई करना। अगर नाली बंद हो गया, नाली से बाहर पानी निकलना शुरू हो गया, रोड पर निकलना शुरू हो गया, तो उसका मतलब है कि नाली भर गया है। उस नालियों की सफाई करना भी नगर परिषद का कार्य है। प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करना। महामारी से बचाव एवं टीका लगवाने का प्रबंध करना। उनके शहर में जो महामारी फैल गया है तो उस महामारी से कैसे बचाव किया जाएगा और उसके लिए क्या टीका प्रबंध होगा, उसकी व्यवस्था नगर परिषद करेंगे। अगला है कि अस्पताल बनवाना। उसके बाद शमशान घाट का प्रबंध करना और जन्म मृत्यु का प्रबंधन कराना। ये सब 11 कार्य जो हैं, ये सब 11 कार्य इनके प्रमुख हैं। इसके साथ साथ इसके कुछ ऐच्छिक कार्य भी हैं। ऐच्छिक कार्य क्या है? पहला है सड़क निर्माण करना। दूसरा है गली गली नाली का निर्माण करना। तीसरा, बसने योग्य भूमि का निर्माण करना। चौथा, गरीबों का घर का निर्माण करवाना और बिजली का प्रबंध करना और प्रदर्शनी लगवाना। प्रदर्शनी जो होता है ना, वो मेला लगाता है ग्राउंड में, तो वही होता है प्रदर्शनी लगाना। 16 नंबर क्वेश्चन है कि नगर निगम के आय के प्रमुख साधनों को बताइए। नगर निगम किस हिसाब से पैसा वह अपने
विकास के लिए उसके पास आता है, इसको देखेंगे। नगर निगम आय के कई प्रकार के कर लगाता है। विभिन्न प्रकार के कर ही नगर निगम का आय का प्रमुख साधन है। जैसे जो जो टैक्स लगाएगा उससे जो पैसा आएगा वो नगर निगम का पैसा होगा। जैसे शौचालय पर कर, मकान पर कर, नल पर कर, बस पर कर, ठेला पर कर, छोटे वाहनों पर कर, रिक्शा पर कर, ये सभी चीज़ों पर कर लगा करके इन करों से प्राप्त आय, इन करों से प्राप्त आमदनी होती है, इनकम होती है। लेकिन इन करों से प्राप्त आय इतना कम होता है कि नगर निगम का कार्य नहीं चल पाता, जिसके चलते राज्य सरकार समय समय पर उसे आर्थिक अनुदान भी देती है और आर्थिक अनुदान देकर वार्षिक बजट की क्षतिपूर्ति भी करती है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि जिला परिषद के कार्य लिखें। जिला परिषद के 3 कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत के बीच संबंध स्थापित करना। जो पंचायत समिति है और जो ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के बीच में जो संबंध होता है, इस संबंध को स्थापित करना, उनके मनमुटाव को कम करना, उनको साथ करके संबंध स्थापित करके पंचायत का विकास करवाना, यह जिला परिषद के कार्य है। दूसरा कार्य है पंचायत समिति के द्वारा तैयार की गई योजनाओं को संतुलित करना। पंचायत समिति के द्वारा जो योजना बनता है उन योजना में उन योजना को संतुलित करना उसका काम होता है। कहने का अर्थ कोई उस योजना के लायक जो योजना बनाया है वह सही है कि नहीं है, वो यह योजना हमारे उस योजना के अनुसार हमारे यहाँ पर बजट में पैसा है कि नहीं है, उसको संतुलित करना उसका काम होता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम है जो शिक्षण संस्थान है, शिक्षण संस्थान की स्थापना करना एवं उसका विकास करना। शिक्षण संस्थान की स्थापना करना एवं विकास करना यह जिला परिषद के कार्य होते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत के शक्ति, कार्य एवं शक्ति का वर्णन करें। ग्राम पंचायत की क्या शक्ति है, क्या कार्य है, उसका वर्णन करने के लिए कहता है। तो ग्राम पंचायत के जो शक्ति होते हैं वह निम्नलिखित है, कार्य निम्नलिखित है। पहला, ग्राम पंचायत के विकास के लिए वार्षिक योजना एवं वार्षिक बजट तैयार करता है। एक वर्ष में कितना योजना बनाएगा और उस योजना में कितना लागत लगेगा, बजट होगा, वह ग्राम पंचायत वो अपना वार्षिक योजना और वार्षिक बजट को तैयार करता है। दूसरा है प्राकृतिक आपदा के समय लोगों की सहायता करना। जब कभी बाढ़ आ जाते हैं, जब कभी सूखा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जब कभी प्राकृतिक आपदा आ जाते हैं, भूकंप आ जाते हैं, जिसमें घर टूट जाते हैं, तो इस कंडीशन में जो ग्राम पंचायत होते हैं वो लोगों को सहायता प्रदान करते हैं। तीसरा है सार्वजनिक संपत्ति से अतिक्रमण को हटाना। जहाँ पर सार्वजनिक संपत्ति है, जो सबों की संपत्ति है, उस पर कुछ लोग उसको कब्जा कर लेते हैं, उस पर कोई लोग घर बना लेते हैं। तो ग्राम पंचायत का कार्य है कि जो सार्वजनिक संपत्ति है वहाँ पर अवैध रूप से जो घर बनाए गए हैं, अवैध रूप से जो कोई सामान रखा गया है, उस अतिक्रमण को उसको हटा देना। ग्राम पंचायत की शक्ति भी निम्नलिखित है। पहला शक्ति है संपत्ति अर्जित करने का, धारण करने से तथा उसे निपटाने की शक्ति। दूसरा है वार्षिक कर लगाना, टैक्स लगाना, जैसे नल पर टैक्स लगाना, स्वच्छता पर टैक्स लगाना, मेला हाट बाजारों का टैक्स लगाना, प्रबंध कर, वाहनों के निबंधन कर, राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर संचित निधि से सहायता अनुदान प्राप्त करने का उसे अधिकार है। 19 नंबर क्वेश्चन है राजनीतिक दल किस तरह सत्ता में साझेदारी करते हैं। तो जो राजनीतिक दल होते हैं वह क्या करते हैं, वह चुनाव लड़ते हैं, उसके उम्मीदवार जनता से अपनी मत मांगती है, मत मतलब वोट मांगती है। जिस राजनीतिक दल के उम्मीदवार को बहुमत मिल जाता है वह सत्ता में साझेदारी कर लेते हैं, जो जीत जाता है वह सत्ता में साझेदार हो जाते हैं। लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक दल आपस में प्रतिद्वंद्वात्मक करके सत्ता में साझेदारी करते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि जो लोकतंत्र है इसमें सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं, एक दूसरे के विरोध करते हैं और ये एक दूसरे के बातों को जनता के समक्ष रखता है। जनता को जो अच्छा लगता है, जनता को जो राजनीतिक दल पसंद आता है उसे अपना मत देती है और वह जब जीत जाता है तो वह राजनीतिक दल सत्ता में साझेदारी कर लेता है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता का वर्णन करें। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। हमारा जो भारत के संविधान है वह विश्व के सबसे विशाल संविधान है।
विश्व के सबसे बड़ा संविधान के रूप में हमारा संविधान जाना जाता है। यह अंशतः लचीला तथा अंशतः कठोर होता है। यह नहीं तो ज़्यादा ढीला भी है और नहीं तो ज़्यादा कठोर भी है। यह अंशतः लचीला भी है और अंशतः कठोर भी है। तीसरा, यह कई संविधानों का मिश्रण है। इसमें अमेरिका का, इसमें जापान का, इसमें साउथ अफ्रीका का, बहुत सारे कनाडा का भी, बहुत सारे देशों का जो संविधान है, उसके बाद ब्रिटेन का, इंग्लैंड का भी इसमें संविधान इसमें शामिल किया गया है। इनमें कई संविधान का इसमें मिश्रण किया गया है। चौथा है अन्य देशों की अच्छाइयों को अपनाया गया। जो अन्य देश है उसमें जो अच्छी बातें हैं, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को जो बातें अच्छी लगी, उनको वह क्या क्या अपनाया। 5वां नंबर है, यह एक संघीय संविधान है तथा लोक कल्याणकारी संविधान है। हमारा जो संविधान है यह संघ के रूप से चलता है और यह लोक कल्याणकारी है, लोगों के कल्याण के लिए रहता है। छठा है, यह धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। इसमें किसी भी धर्म को विशेष रूप से मान्यता नहीं दी जाती है, सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है। इसीलिए हमारा जो संविधान है यह धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। यह 20 क्वेश्चन आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं आपको चाहूँगा कि यह क्वेश्चन, इस चैप्टर को आप अवश्य देखें और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।